हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के पी टी। मैं आर के सर आज आपके लिए लाया हूँ एक और ख़ास वीडियो। और आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि जो बोर्ड की तरफ से क्वेश्चन बैंक इशू किया गया था बच्चों को, ठीक है। तो उस क्वेश्चन बैंक के बारे में आपसे मैं डिस्कस करूँगा कि उस क्वेश्चन बैंक में से ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं और बोर्ड एग्ज़ाम में डेफिनेटली पूछे जाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों। और हाँ, एक बात आप लोगों को मैं बता दूं कि अपने को बोर्ड जो क्वेश्चन बैंक दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, अब अपने को टोटली उसके ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। ओके बच्चों, लेकिन हाँ, उसको इग्नोर भी नहीं करना है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस आप वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं जो कि 101% आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। व्हाट टू स्टडी फ्रॉम इकोनॉमिक्स क्वेश्चन बैंक। व्हाट टू स्टडी फ्रॉम इकोनॉमिक्स क्वेश्चन बैंक। तो बच्चों, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन बैंक से क्या पढ़ना है ज़रा वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपको स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन बैंक लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स एंड सब्जेक्ट कोड है 49। इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट कोड है बच्चों वो 49 है। और आप लोगों को जो स्क्रीन पे ये क्वेश्चन बैंक दिख रहा है, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से, महाराष्ट्र बोर्ड की तरफ से ऑलरेडी बहुत पहले ही इशू कर दिया गया था बच्चों के प्रिपरेशन करने के पर्पज़ से। लेकिन इस क्वेश्चन बैंक में इतने सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं कि बच्चे कंफ्यूज है कि हम कौन सा क्वेश्चन प्रिपेयर करें और कौन सा क्वेश्चन नहीं प्रिपेयर करें, ठीक है बच्चों। तो आज का ये जो वीडियो है मेरा बनाने का पर्पज़ ही यही है कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि इस क्वेश्चन बैंक में से कौन से क्वेश्चंस आप प्रिपेयर करके डेफिनेटली अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। और आप लोगों से एक बात कहूँगा कि इस क्वेश्चन बैंक पे टोटली डिपेंड मत रहो, लेकिन हाँ, इसको इग्नोर भी मत करो, ठीक है। और मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ ना बच्चों, उसको डेफिनेटली आप प्रिपेयर करो और आपका बोर्ड में बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो चलते हैं। आप लोगों को पता है इकोनॉमिक्स का जो रिटन पेपर है वो 80 मार्क्स का होने वाला है, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, ऑलरेडी आप लोगों को पता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो उसमें आपको, अब सुनो बच्चों मैं क्या बता रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन बैंक दिया गया है ना, इस क्वेश्चन बैंक में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हुए हैं आप सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तो कम से कम इग्नोर मत करिए, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें का सारा करना है, देख लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी दिए हैं सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लीजिए। अच्छा, आप लोगों को मैं एक बार बता दूं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में क्या क्या आता है, एक बार देख लेते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में क्या क्या है। जैसे फर्स्ट लिखा है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके बच्चों, तो आपको एक क्वेश्चन दिया रहेगा और उसके 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे। उसमें से आपको पहचानना है कि वो जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शंस है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से ये आपको दिया हुआ है, तो आप इसको प्रिपेयर ज़रूर करिए। तो एक ये हो गया, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है, नेक्स्ट चूज़ द करेक्ट ऑप्शन के बाद बच्चों देख लेते हैं और क्या क्वेश्चन दिया है भाई। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द को रिलेशन। ओके बच्चों, तो ये को रिलेशन आपको कंप्लीट करना है। जैसे आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है माइक्रो इकोनॉमिक्स और लिखा है माइक्रोज, ठीक है बच्चों। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है बच्चों वो रिलेट करता है माइक्रोज से, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि माइक्रोज वर्ड से ही डिराइव हुआ है माइक्रो, ठीक है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए कौन सा वर्ड आना चाहिए, तो आपको ये को रिलेशन कंप्लीट करना है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा वो आप लोगों को बताना है, ठीक है बच्चों। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैक्रो इकोनॉमिक्स, जैसे अभी ये फर्स्ट क्वेश्चन है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए वर्ड आएगा मैक्रोज। कौन सा वर्ड आएगा बच्चों, मैक्रोज। तो आपको लिखना कैसे है मैक्रोज, यहाँ पे देख लीजिए MAK, ये देखिए MAKROS। तो बच्चों ये जो आंसर है, जो मैंने अभी आंसर लिखा, ये आंसर है तुम्हारे फर्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है बच्चों। तो देखो आपको ये जो बॉक्स बनाया हुआ ना बच्चों, इस बॉक्स में आपको ये आंसर फिलअप करना है मैक्रोज, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आपको ये को रिलेशन को कंप्लीट करना है, ठीक है बच्चों। अच्छा, जैसे आप सपोज़ करो कि आपको दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे बच्चों, दूसरा जो क्वेश्चन है वो दिया है जनरल, दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, जनरल इक्विलिब्रियम का रिलेशन किससे है, मैक्रो इकोनॉमिक्स से, ठीक है बच्चों। जनरल इक्विलिब्रियम का रिलेशन है मैक्रो इकोनॉमिक्स से। तो अभी यहाँ पे आपको बॉक्स में फिलअप करना है कि किसका रिलेशन होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स से। यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क है, ऐसा समझ लीजिए, कुछ नहीं दिया मतलब क्वेश्चन मार्क है, ठीक है बच्चों। तो अभी मुझे आप बताइए मुझे
कि ये जो बॉक्स जो दिख रहा है आपको, इस बॉक्स में क्या फिलअप करना है। ठीक है, तो आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ बच्चों कि आप इस कोरिलेशन को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे सपोज़ यहाँ पे दिया है जनरल इक्विलिब्रियम, ठीक है बच्चों, और यहाँ पे दिया है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो का अपोजिट यहाँ पे दिया है माइक्रो। क्या दिया बच्चों? मैक्रो का अपोजिट दिया है माइक्रो। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो जनरल इक्विलिब्रियम दिख रहा है ना बच्चों, जनरल इक्विलिब्रियम, इसका अपोजिट आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों। तो सी, ये जो जनरल इक्विलिब्रियम है इसका अपोजिट आपको यहाँ पे लिखना है इस बॉक्स में। तो जनरल इक्विलिब्रियम का अपोजिट होगा पार्शियल इक्विलिब्रियम। क्या होगा बच्चों? पार्शियल इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम तो आपको यहाँ पे दिख रहा है स्पेलिंग, आपको पार्शियल उसमें ऐड करना है। पार्शियल इक्विलिब्रियम आपको यहाँ पे बॉक्स में फिलअप करना है। पार्शियल का स्पेलिंग मैं बोर्ड यहाँ पे लिख रहा हूँ स्क्रीन पे, पार्शियल, यू कैन सी PARTIAL, पार्शियल। ओके, और इसके आगे आपको क्या ऐड करना है? इक्विलिब्रियम। ठीक है बच्चों, तो आपका यहाँ पे जो बॉक्स यहाँ पे जो ब्लैंक दिया हुआ है वहाँ पे आपको फिलअप करना है पार्शियल इक्विलिब्रियम। ओके बच्चों, तो ये इस टाइप का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, चलो अब चलते हैं आगे बच्चों कि और कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। थर्ड लिखा है बच्चों, गिव इकोनॉमिक टर्म्स। तो इकोनॉमिक टर्म्स का मतलब क्या है बच्चों मालूम है? आपको यहाँ पे एक सेंटेंस दिया रहेगा, आपको उस सेंटेंस को पहचान के, उसका सेंटेंस को पढ़ने के बाद आपको ये पहचानना है कि उसमें कौन सा इकोनॉमिक टर्म्स छुपा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो आपको ये पहचानने आना चाहिए। जैसे भी सपोज़ आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा होगा, जैसे सपोज़ यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है बच्चों, ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट डील्स विथ स्मॉल पार्ट्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। तो बच्चों इकोनॉमिक्स का वो ब्रांच, ठीक है बच्चों, जो डील करता है स्मॉल पार्ट ऑफ नेशनल इकोनॉमी। स्मॉल पार्ट, तो बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्मॉल पार्ट आ गया है। तो स्मॉल पार्ट के साथ जो डील करता है ना, नेशनल इकोनॉमी के जो स्मॉल पार्ट से डील करता है, उस इकोनॉमिक्स को हम क्या कहते हैं बच्चों? माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या कहते हैं उसको? माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो आपको इसका आंसर कैसे लिखना है बच्चों? आंसर लिखना है आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स। देख लो बच्चों, माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे आंसर लिखना है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके बच्चों, तो ये हो गया आपका गिव इकोनॉमिक टर्म्स। तो आपको इसमें क्वेश्चन नहीं लिखना रहता है, इसमें डायरेक्ट आपको आंसर लिखना है। ठीक है बच्चों, तो अभी तक हमने देखो बच्चों 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया। जैसे फर्स्ट हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या देखा बच्चों, फिर से मैं एक बार आप लोगों को बताना चाहूँगा। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने देखा, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्या देखे बच्चों हम लोग? चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। सबसे पहला हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखा, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद हमने सेकंड क्या देखा बच्चों? चूज़ द करेक्ट ऑप्शन के बाद हमने क्या देखा? कंप्लीट द कोरिलेशन। ओके बच्चों, कंप्लीट द कोरिलेशन आपको यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन पे। देखो आपको इतने सारे कंप्लीट द कोरिलेशन दिख रहे हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है कंप्लीट द कोरिलेशन के बाद हमने क्या देखा? गिव इकोनॉमिक टर्म्स। तो बच्चों आपको यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखना है इकोनॉमिक टर्म्स में, डायरेक्ट आंसर लिखना है। अब उसके बाद है फाइंड द ऑड वर्ड। ओके बच्चों, तो आपको यहाँ पे ऑड वर्ड फाइंड आउट करना है। ठीक है, जैसे सपोज़ करो आपको यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया बच्चों, ज़रा देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके बच्चों, तो आप मुझे बताइए माइक्रो इकोनॉमिक्स के फीचर्स में क्या क्या आता है, पहले आपको वो समझना है। ठीक है बच्चों, तो जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के फीचर में क्या क्या आता है, आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, प्राइस थियरी, स्लाइसिंग मेथड, लिमिटेड स्कोप, लंपिंग मेथड। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ना बच्चों, ये स्मॉल पार्ट से डील करता है, स्मॉल पार्ट ऑफ इकोनॉमी के साथ डील करता है ये। तो ये है प्राइस थियरी, इसका फीचर है, स्लाइसिंग मेथड भी इसका फीचर है, लिमिटेड स्कोप भी इसका फीचर है। बट लंपिंग मेथड जो है ना बच्चों, ये है मैक्रो इकोनॉमिक्स का फीचर। किसका फीचर है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो ये जो लंपिंग मेथड जो अभी मैंने बॉक्स में जो यहाँ पे ये रखा है मैंने, तो ये जो है लंपिंग मेथड, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का फीचर है, माइक्रो का फीचर नहीं है। तो आपको यहाँ से ये ऑड वर्ड है। अंडरस्टूड बच्चों? ठीक है, तो इस तरीके से आपको ऑड वर्ड फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं आगे और कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ सकते हैं आप लोगों के पेपर में। ऑड वर्ड के बाद है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको स्टेटमेंट दिया रहेगा, उसके नीचे ऑप्शंस दिए रहेंगे और आपको अपने स्टेटमेंट को कंप्लीट करना। कंप्लीट द सेंटेंस भी आप इसको बोल सकते हैं, कंप्लीट द स्टेटमेंट, कंप्लीट द सेंटेंस, यू कैन से। ओके, तो आपको 4 ऑप्शंस दिया रहेगा, उसमें से कोई भी एक ऑप्शन आपको चुन के और अपने सेंटेंस को कंप्लीट करना है। अंडरस्टूड बच्चों? और इसके अंदर याद रखना है आपको क्वेश्चन लिखना है,
ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है इसमें। इसमें आपको क्वेश्चन लिख के फिर जहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया है वहाँ पे आपको क्या करना है, अपने आंसर को पुट करना है। ठीक है बच्चों, ओके। तो नेक्स्ट देखते हैं आगे और क्या क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये है पूरा कंप्लीट द स्टेटमेंट का। इसके बाद चलते हैं बच्चों ऑब्जेक्टिव नंबर 6। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में देखो बच्चों 6 टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये 6 टाइप का क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, असर्शन एंड रीजनिंग टाइप क्वेश्चन। तो बच्चों असर्शन एंड रीजनिंग टाइप क्वेश्चन जो होता है इसमें क्या होता है, जैसे सपोज करो कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं ज़रा एक क्वेश्चन को समझते हैं। असर्शन में क्या लिखा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स यूजेस स्लाइसिंग मेथड। तो बच्चों माइक्रो इकोनॉमिक्स यूजेस स्लाइसिंग मेथड, ये जो सेंटेंस है ना बच्चों, ये सेंटेंस है ट्रू। क्या है बच्चों, ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है रीजनिंग में क्या लिखा है बच्चों। अब रीजनिंग में लिखा है स्लाइसिंग मेथड इज़ द स्टडी ऑफ द होल इकोनॉमी रेदर देन इट्स पार्ट। स्लाइसिंग मेथड इज़ द स्टडी ऑफ द होल इकोनॉमी। तो बच्चों क्या स्लाइसिंग मेथड होल इकोनॉमी को स्टडी करता है क्या, नहीं। स्लाइसिंग मेथड जो होता है ना बच्चों, वो किसी एक इकोनॉमी के किसी एक पार्ट को स्टडी करता है, इकोनॉमी के किसी स्मॉल पार्ट को ही स्टडी करता है स्लाइसिंग मेथड। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे जो रीज़न दिया गया ना बच्चों, स्लाइसिंग मेथड इज़ द स्टडी ऑफ द होल इकोनॉमी रेदर देन इट्स पार्ट, तो बच्चों ये सेंटेंस जो है ना बच्चों ये फॉल्स है। ठीक है, तो देखो आपको कैसे पहचानना है, आपने पहले असर्शन का सेंटेंस पढ़ा। ठीक है, आपने असर्शन का सेंटेंस रीड किया और आपको वो लगा कि ट्रू है। ठीक है, फिर आपने रीजनिंग का सेंटेंस पढ़ा, वो आपको लगा कि फॉल्स है बच्चों। ठीक है, तो अब बच्चों मुझे बताओ, फर्स्ट आपको ट्रू लगा, दूसरा सेंटेंस आपको फॉल्स लगा, तो आपको ऑप्शन में ढूंढना है कि असर्शन ट्रू एंड रीजनिंग फॉल्स। देखो बच्चों असर्शन ट्रू है और रीजनिंग क्या है बच्चों, फॉल्स। ए इज़ ट्रू एंड आर इज़ फॉल्स। तो देखो आपको ये कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या लिखा है बच्चों, ए इज़ ट्रू। ऑप्शन नंबर 1 में लिखा है बच्चों देखो, ए इज़ ट्रू एंड आर इज़ फॉल्स। अंडरस्टूड। तो आपका इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। आया समझ में बच्चों आपको। ठीक है, तो इस तरीके से आपको असर्शन एंड रीजनिंग का आंसर लिखना है। ओके, चलो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो इस तरीके से आपको ये मैंने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 2 है बच्चों, ऑब्जेक्टिव अभी हमने पूरा डिस्कस कर लिया, ऑब्जेक्टिव 20 मार्क्स का था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट फ्रॉम द गिवन इलस्ट्रेशन। तो बच्चों आपको यहाँ पे देखो कितना क्वेश्चन दिया हुआ है, टोटल देयर आर 22 क्वेश्चंस। ओके, तो बच्चों आपको ये जो 22 क्वेश्चंस है ना बच्चों, आपको ये 22 क्वेश्चंस इलस्ट्रेशन यहाँ पे है, सारे इलस्ट्रेशन दिए हुए हैं, आपको बस इसमें आइडेंटिफाई करना है इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो जैसे सपोज़ करो कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, कोई भी आप एक सेंटेंस पढ़ सकते हैं। जैसे सपोज़ करो बच्चों, ये मैं लेता हूँ 21 क्वेश्चन नंबर, तमिलनाडु परचेसेस वीट फ्रॉम पंजाब एंड उत्तर प्रदेश। तमिलनाडु परचेसेस वीट फ्रॉम पंजाब एंड उत्तर प्रदेश। तमिलनाडु खरीदता है गेहूं को फ्रॉम पंजाब एंड उत्तर प्रदेश। तो गेहूं खरीदता है तमिलनाडु कहाँ से, पंजाब एंड उत्तर प्रदेश। तो बच्चों मुझे ये बताओ कि जो तमिलनाडु है वो इंडिया में है, पंजाब भी इंडिया में है और उत्तर प्रदेश भी इंडिया में है। तो इसका मतलब ये जो तीनों स्टेट है ना बच्चों, ये इंडिया में ही है, और तीनों स्टेट इंडिया में है, और तीनों स्टेट के बीच में अगर कोई ट्रेड हो रहा है तो बच्चों इस ट्रेड को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे होम ट्रेड। क्या कहेंगे बच्चों, इसको होम ट्रेड। तो यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है बच्चों, होम ट्रेड का कॉन्सेप्ट है ये। तो हम इसका आंसर लिखेंगे होम ट्रेड। क्या लिखेंगे बच्चों इसका आंसर, होम ट्रेड। और होम ट्रेड को आपको एक्सप्लेन भी करना है, क्योंकि सिर्फ अगर आप पहचानते हो तो आपको मिलेगा 1 मार्क्स। ओके बच्चों, लेकिन अगर आपने उसको एक्सप्लेन कर दिया तो आपको मिल जाएंगे 1 मार्क्स और इसके साथ ही आपका हो जाएगा 2 मार्क्स। ठीक है बच्चों, तो एक क्वेश्चन होता है ये 2 मार्क्स का, 1 मार्क्स होता है पहचानने का और 1 मार्क्स होता है उसको एक्सप्लेन करने का। ठीक है बच्चों, तो आपको इसको अच्छे से पढ़ के और इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, पहचानना भी है। ठीक है, तो इसमें गलती बिल्कुल मत करना। और आपको क्या करना है बच्चों, इसमें जो 22 क्वेश्चन दिए हैं ना बच्चों, ये सारे क्वेश्चन डेफिनेटली पढ़ लो, इसमें से कंफर्म आएंगे। ऐसा नहीं है कि और हाँ, मैं आप लोगों को एक बात और बताऊंगा कि आपको इसमें कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। ये एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट अगर आपको प्रिपेयर करना है ना बच्चों, तो आप क्या करो, पहले ना बाकी सारे लॉन्ग आंसर प्रिपेयर कर लो,
ब्रीफ आंसर प्रिपेयर कर लो, डिस्टिंग्विश पढ़ लो। जब आप ये सारे क्वेश्चंस जब आप प्रिपेयर कर लोगे ना बच्चों, तो आपको ना ये बहुत ईजी लगने लगेगा। ठीक है बच्चों, आपको बहुत सारे आंसर उसमें से ही मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट। सो क्वेश्चन नंबर 2 का ए था ये, क्वेश्चन नंबर 2 का ए, देखो यहाँ पे लिखा है ना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का ए। ठीक है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट फ्रॉम द गिवन इलस्ट्रेशंस। तो आपको ये सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इलस्ट्रेशंस का मतलब होता है एग्जांपल्स। ठीक है बच्चों, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड बी जो है बच्चों, वो जा देख लेते हैं। सेकंड बी लिखा है बच्चों, डिस्टिंग्विश बिटवीन। तो बच्चों एक बार नोटिस करना कि इसमें कितने डिस्टिंग्विश क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो बच्चों 31 डिस्टिंग्विश क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आप एक काम करिएगा कि ये 31 मत पढ़िएगा, नहीं तो इतना पढ़ेंगे तो पागल हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इतना ना पढ़ के हम काम कर सकते हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने जो इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश क्वेश्चन दिया है ना बच्चों, आप सिर्फ उतने क्वेश्चन पढ़ के भी आप मतलब अपने एग्ज़ाम को अच्छा बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये ज़्यादा समझ लेते हैं डिस्टिंग्विश क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है। आपको करना रहेगा डिस्टिंग्विश क्वेश्चन, आपको करना रहेगा बच्चों कितना, पहले वो देख लेते हैं। तो डिस्टिंग्विश क्वेश्चन आपको करने हैं एनी थ्री क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट आउट ऑफ 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चंस दिया रहेगा बोर्ड एग्जाम में, उसमें से आपको कोई भी 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है बच्चों, तो अब वो जो 5 क्वेश्चन है, वो 5 क्वेश्चन के लिए अगर आप ये 31 क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ये तो कोई समझदारी नहीं हुई बच्चों। ठीक है, तो आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ कि आप मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जो पहले जो मैंने वीडियो जो बनाया था ना बच्चों, मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो आप उस लिंक पे जाके मतलब जो भी इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश क्वेश्चन है आप वो प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, तो आप उसमें से कर लेना। मैंने ऑलरेडी 15 क्वेश्चंस दिया है डिस्टिंग्विश में। ठीक है बच्चों, तो आप वो 15 क्वेश्चंस को भी प्रिपेयर करके आप अपना डिस्टिंग्विश बिटवीन जो है वो मैक्सिमम आप एकदम सेफ हो जाएंगे वहाँ पे। ठीक है बच्चों, चलो अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आंसर द फॉलोइंग। ठीक है बच्चों, तो ये जो आंसर द फॉलोइंग है बच्चों, ये होता है 12 मार्क्स के लिए। कितने मार्क्स के लिए बच्चों? आंसर द फॉलोइंग होगा आपका 12 मार्क्स के लिए। और आपको करना कितना पहले वो ज़रा समझ लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग आपको करना रहता है एग्ज़ाम में, आंसर द फॉलोइंग आपको करना है एनी थ्री। ओके बच्चों, आपको कोई भी 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना रहेगा। ओके, तो ये एक क्वेश्चन होता है 4 मार्क्स का, तो आपका ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का हुआ? 12 मार्क्स का। ठीक है बच्चों, आंसर द फॉलोइंग कितने मार्क्स का हुआ? 12 मार्क्स का। ठीक है, अब समझते हैं ये 12 मार्क्स में क्या क्या पूछेगा। अब सुन लो बच्चों, आप लोगों को मैं बता दूं कि आपको एनी 3 अटैम्प्ट करना है। ओके, यू हैव टू अटैम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन आउट ऑफ 5 क्वेश्चन। तो इसका मतलब ये हुआ। और आप लोगों को बताऊँ यहाँ पे कि जो 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना बच्चों, उसमें से एक क्वेश्चन जो होगा ना बच्चों, वो इंडेक्स नंबर का होगा। एक क्वेश्चन जो होगा वो इंडेक्स नंबर का होगा, और वो क्वेश्चन होगा आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन। अंडरस्टूड बच्चों? ठीक है, और बाकी की जो 4 क्वेश्चन होंगे ना बच्चों, वो होंगे थियरी टाइप क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, ठीक है, आगे चलते हैं। तो वो थियरी टाइप क्वेश्चन होगा, जो 4 क्वेश्चन होगा थियरी टाइप होगा, और एक क्वेश्चन होगा आपका इंडेक्स नंबर से रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा। ठीक है बच्चों, 4 मार्क्स के लिए इंडेक्स नंबर का एक क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर सकते हैं 4 मार्क्स के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, 4 मार्क्स आपको यहाँ पे इजीली स्कोर कर सकते हैं। और बाकी के जो 4 थियरी क्वेश्चन है बच्चों, उसके लिए आपको कुछ क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे। तो वो मैं आपको ऑलरेडी मैंने अपने प्रीवियस जो वीडियो था उसमें मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि आपको कौन से इंपॉर्टेंट आंसर द फॉलोइंग पढ़ने हैं। ठीक है बच्चों, चलो अभी आगे चलते हैं। तो आंसर द फॉलोइंग है ना जो बच्चों, यहाँ पे कितना क्वेश्चन दिया पहले एक बार देख लेते हैं। आपको यहाँ पे 15 क्वेश्चंस दिख रहे होंगे स्टार्टिंग में। देखो आपको 15 दिख रहा है बच्चों, लेकिन 15 नहीं है, आगे भी और क्वेश्चंस दिए हुए हैं, देख लेते हैं। 16 हो गया, 17, 18, 19, 20, 25 क्वेश्चंस दिया है बच्चों यहाँ पे। ठीक है, तो बच्चों आपको 25 क्वेश्चन नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, आप मेरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा, प्रीवियस वीडियो को, आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपको कितने क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं। ठीक है बच्चों, तो आप वहाँ से देख लीजिए मेरे वीडियो को, आपको वहाँ पे मैक्सिमम शायद 10 क्वेश्चंस मिलेंगे आंसर द फॉलोइंग के। आप वो 10 क्वेश्चंस पढ़ लीजिए, प्लस उसमें ना 3-4 क्वेश्चन आप ऐड कर लीजिएगा जो मेरे उस प्रीवियस वीडियो में नहीं है। तो वो 3-4 क्वेश्चन क्या है बच्चों, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। वो 3-4 क्वेश्चन क्या क्या है जो मेरे प्रीवियस वीडियो में नहीं था। जैसे सपोज़ करो, इसमें से मैं आपको टिक बता देता हूँ कि कौन से क्वेश्चंस मेरे प्रीवियस वीडियो में इंक्लूडेड नहीं है, तो आपको उसको भी प्रिपेयर करना है।
या तो एक काम करते हैं बच्चों, मैं वो जो 3-4 क्वेश्चन जो है ना बच्चों, जो पेंडिंग है, जो मतलब मेरे प्रीवियस वीडियो में नहीं है, ठीक है, प्रीवियस वीडियो में मैंने उसके बारे में डिस्कशन नहीं किया था, आंसर द फॉलोइंग के 3-4 क्वेश्चन, वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक में मैं 3-4 क्वेश्चन जो है वो मैं आपको दे दूँगा, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है बच्चों। चलो आगे चलते हैं अभी। अच्छा, वो 3-4 क्वेश्चन में क्या है बच्चों पता है, जैसे सपोज़ करो कि एक क्वेश्चन तो ये है, 4 फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है बच्चों, 4 फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम, ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। फोर फोर नॉन टैक्स सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू, ओके, जैसे गवर्नमेंट के जो नॉन टैक्स सोर्सेस होते हैं ना रेवेन्यू के, उसके कोई भी 4 टाइप्स आपको फोर आपको पॉइंट्स मेंशन करने हैं, तो ये सब पेपर में आ सकता है, ठीक है बच्चों। एक्सप्लेन द रोल ऑफ मनी मार्केट, ये क्वेश्चन भी पेपर में आ सकता है, ठीक है बच्चों। एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, ये जो 4 क्वेश्चन अभी मैंने आपको डिस्कस किया ना बच्चों, ये 4 क्वेश्चन मेरे प्रीवियस वीडियो में नहीं था, मैंने इसके बारे में डिस्कस नहीं किया था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो ये 4 क्वेश्चन को बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा, इसको जरूर पढ़िएगा, ठीक है बच्चों। चलो अब आगे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, स्टेट विथ रीज़न वेदर यू आर एग्री और डिसएग्री। तो बच्चों आपको यहाँ पे करना क्या रहता है, आपको यहाँ पे पहले तो सेंटेंस जो दिया रहेगा ना बच्चों, उसमें आपको पहचानना है कि वो आप उस सेंटेंस से एग्री हो या डिसएग्री हो, ठीक है बच्चों। तो एग्री हो या डिसएग्री हो वो पहचानने का आपको मिलता है 1 मार्क्स। कितना मार्क्स मिलता है बच्चों, 1 मार्क्स, सिर्फ पहचानने का मिला 1 मार्क्स, बाकी आपका जो 3 मार्क्स है वो हो गया रीज़न का। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन होता है 4 मार्क्स के लिए, ठीक है बच्चों। तो आपको एग्री और डिसएग्री बहुत अच्छे से करना है प्रिपेयर, और अगर आपको एग्री डिसएग्री, अगर जैसे अगर आपको रीज़न लिखने नहीं आ रहा है 3 मार्क्स के लिए, अगर आपको रीज़न लिखने नहीं आ रहा है तो मेरा आप अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा, जिसमें मैं इंपॉर्टेंट एग्री और डिसएग्री को रीज़न के साथ एक्सप्लेन करूँगा, और आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। ओके बच्चों, तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि एग्री और डिसएग्री का रीज़न कैसे लिखना है, ठीक है बच्चों। चलो अभी मैं आपको बता दूं एग्री और डिसएग्री कितने मार्क्स के लिए आएगा पेपर में, तो आप इसको इग्नोर बिल्कुल मत करिए, ये आएगा पेपर में 12 मार्क्स के लिए, ठीक है बच्चों। तो क्या लगता है, इसको इग्नोर करना चाहिए, बिल्कुल नहीं, ठीक है बच्चों। अच्छा, कितना करना रहेगा एग्री और डिसएग्री, पेपर में आपको एग्री और डिसएग्री 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने रहेंगे, देयर विल बी 5 क्वेश्चन इन बोर्ड एग्जाम, ओके बच्चों। तो 5 में से आपको 3 क्वेश्चन एग्री और डिसएग्री का अटैम्प्ट करना है, ठीक है बच्चों, और ये है 12 मार्क्स के लिए, तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करो बच्चों। अगला जो मेरा वीडियो होगा वो एग्री और डिसएग्री के ऊपर होगा, एग्री और डिसएग्री में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसका आंसर के साथ एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा, और एक रीज़न बताऊंगा कि कैसे आपको रीज़न लिखना है, ठीक है बच्चों। चलो आगे आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों यहाँ पे 25 क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्री डिसएग्री में 25 क्वेश्चन दिया बच्चों, तो आपको ये 25 क्वेश्चंस नहीं करने हैं, आपको जो मैंने प्रीवियस वीडियो में एग्री और डिसएग्री का जो क्वेश्चंस दिया था, ठीक है, तो आप वो प्रीवियस वीडियो को फॉलो करके आप एग्री डिसएग्री वहाँ से देख सकते हैं, वही कर सकते हैं आप, ठीक है। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। स्टडी द फॉलोइंग टेबल, ठीक है बच्चों, यहाँ पे देख लो लिखा है, स्टडी द फॉलोइंग टेबल फिगर पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट, ओके बच्चों। तो इसमें क्या होगा बच्चों, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, ठीक है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें आपको टेबल दिया रहेगा या कोई फिगर दिया रहेगा या कोई पैसेज दिया रहेगा, ठीक है, और उसकी बेस पे ना कोई कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, तो वो आपको अटेम्प्ट करना है बच्चों, ठीक है। तो देखिए बच्चों आगे चलते हैं, तो इसको भी बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, और बहुत और सुनो बच्चों, आपको मैं एक बात बता दूं कि इस क्वेश्चन बैंक में ना, प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन बैंक में जितना भी ये टेबल वाला क्वेश्चन दिया ना बच्चों, टेबल वाला या डायग्राम वाला क्वेश्चन या फिगर वाला क्वेश्चन बच्चों, तो प्लीज़ उसको इग्नोर मत करना, इसमें का ज़रूर आप प्रिपेयर करना, इसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे अभी ये डायग्राम वाले जो क्वेश्चंस है ना बच्चों, इसको आप प्रिपेयर करिएगा, प्लीज़ प्रिपेयर करिएगा, बहुत बहुत मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, यहाँ से ज़रूर दे सकते हैं बच्चों, ठीक है। ओके, मैं आपके फ़ायदे के लिए बता रहा हूँ, तो आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। चलो आगे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। देखिए जैसे अभी यहाँ पे पैसेज भी दिया है, दिख रहा है, पैसेज के बेस पे आपको 3 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, 4 मार्क्स के लिए है। पहला क्वेश्चन 1 मार्क्स, दूसरा क्वेश्चन 1 मार्क्स, तीसरा क्वेश्चन 2 मार्क्स, ठीक है बच्चों। तो आपको ये पैसेज पढ़ने के बाद, ये पूरा पैसेज पढ़ने के बाद ना बच्चों, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है बच्चों। चलो आप आगे चलते हैं, तो आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, ठीक है। इसमें जितने भी पैसेज से रिलेटेड, टेबल से रिलेटेड और ये सब जितने भी क्वेश्चन दिए ना बच्चों, वो उसको ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आप आ गए हैं, आंसर इन डिटेल, जिसको हम कहते हैं लॉन्ग आंसर, ठीक है बच्चों। तो आंसर इन डिटेल आपको बोर्ड एग्जाम में दिया रहेगा 3 क्वेश्चन, आपको उसमें से अटैम्प्ट करना है 2 क्वेश्चन, और उसका वेटेज जो होता है बच्चों, इसका वेटेज कितना होता है आप लोगों को पता ही होगा, एनी टू क्वेश्चन यू हैव टू अटैम्प्ट हियर,
एनी 2 क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट, देयर विल बी 3 क्वेश्चंस एंड इट इज़ फॉर 16 मार्क्स। तो बच्चों इसको बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा आप लोग, ठीक है। 16 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है 3 में से। तो आप लोगों को मैं एक चीज़ और बता दूं बच्चों कि ये जो 3 क्वेश्चन है ना बच्चों, 3 क्वेश्चन, वो 3 क्वेश्चंस कौन से होंगे जो आप एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं और अपने ये 16 मार्क्स अपने पॉकेट में ले सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो चलो आपको मैं डिस्कस कर लेता हूँ वो तीनों क्वेश्चन के बारे में शॉर्टकट में। जैसे पहला क्वेश्चन बच्चों आपको करना है लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है बच्चों। इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। अब लॉ ऑफ डिमांड के अंदर ना बच्चों अजम्पशन भी है और एक्सेप्शन भी है, तो कुछ भी आ सकता है, दोनों में से कुछ भी आ सकता है बच्चों। तो इसमें कोई गेस नहीं करेगा कि क्या आएगा, अजम्पशन आएगा कि एक्सेप्शन आएगा। आपको अजम्पशन एक्सेप्शन दोनों प्रिपेयर करना और एक ही क्वेश्चन है ना बच्चों। तो लॉ ऑफ डिमांड तो आप डेफिनेटली पढ़ लो, ये 101% एग्ज़ाम में कन्फर्म आएगा, ठीक है बच्चों। इसको कोई भी बोर्ड एग्ज़ाम में ना आप नोटिस करना, कोई भी बोर्ड का पेपर उठा के देखना, उसमें ये क्वेश्चन नहीं होगा, इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता कि लॉ ऑफ डिमांड नहीं होगा, ठीक है बच्चों। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर प्रिपेयर करिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपको क्या पढ़ना है, समझ में आ गया बच्चों, आपको पढ़ना है लॉ ऑफ डिमांड। तो चलो इसमें चेक कर लेते हैं लॉ ऑफ डिमांड कहाँ दिया बच्चों। यहाँ पे देखते हैं स्क्रीन पे आपको जो क्वेश्चन दिख रहे हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है बच्चों, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड एंड इट्स एक्सेप्शंस। तो बच्चों आप लोग इसको प्रिपेयर करिएगा और ज़रूरी नहीं कि बच्चों एक्सेप्शंस ही प्रिपेयर करना है, आपको अजम्पशंस भी प्रिपेयर करना है, ठीक है बच्चों। ओके, तो ये क्वेश्चन ये हो गया आपका। चलो अभी दूसरा क्वेश्चन क्या प्रिपेयर करना है आपको, वो भी मैं बता देता हूँ। तो दूसरा क्वेश्चन बच्चों आपको प्रिपेयर करना है। अच्छा बच्चों आप लोगों को मैं एक बात और बता दूं, जैसे अभी यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जो दिया ना बच्चों, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड इट्स फीचर्स। तो बच्चों ये जो पहला जो क्वेश्चन है ना, ये बिल्कुल नहीं पूछेगा लॉन्ग आंसर में, क्योंकि इस चैप्टर का वेटेज ही उतना नहीं है कि इसमें से लॉन्ग आंसर आए, ठीक है बच्चों। सेकंड जो क्वेश्चन लिखा है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो बच्चों ये भी क्वेश्चन नहीं आएगा बोर्ड एग्जाम में, बिल्कुल नहीं आएगा डेफिनेटली, क्योंकि देखो बच्चों वेटेज के हिसाब से पेपर बनता है। ओके, जिस चैप्टर का वेटेज ज़्यादा होगा ना बच्चों, उसी में से लॉन्ग आंसर पूछे जाएंगे, ठीक है बच्चों। चलो तो ये डिसाइड हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 यू डोंट हैव टू प्रिपेयर, बट हाँ इसका मतलब ये नहीं कि आपको नहीं पढ़ना है। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है ना बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में से ना बच्चों ब्रीफ आंसर पूछे जा सकते हैं 4 मार्क्स के लिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना बच्चों ये 4 मार्क्स में पूछे जाते हैं, 8 मार्क्स का इसका वेटेज नहीं है, ठीक है बच्चों। चलो अब आगे चलते हैं। तो फाइनली आपको क्या क्या पढ़ना है मैं आपको बता दूँ फाइनली। तो चलो देख लेते हैं। फाइनली आपको पढ़ना है इसमें से क्वेश्चन नंबर 4 जो है लॉ ऑफ डिमांड, आपको यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ना है प्रैक्टिकल डिफिकल्टी क्वेश्चन नंबर 10, देख लो बच्चों आपको यहाँ पे दिख रहा है एक्सप्लेन द प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। तो ये क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना है। ये 2 क्वेश्चन हो गए, कंफर्म आएंगे बच्चों, 101% आएंगे, बिल्कुल इग्नोर मत करना, ठीक है। और आपको अगर सेफ होना है थोड़ा सा ना, तो आप एक क्वेश्चन और प्रिपेयर कर लीजिए। वो क्वेश्चन कौन सा है मैं आपको बता रहा हूँ, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ आरबीआई। अगर यहाँ पे दिया है क्या, आप देख लेते हैं ज़रा, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, यस यहाँ पे दिया है एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ आरबीआई बच्चों। तो आपको ये क्वेश्चन भी प्रिपेयर करना है, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो एक क्वेश्चन ये हो गया, एक क्वेश्चन हो गया 10वां, और एक क्वेश्चन हो गया बच्चों चौथा क्वेश्चन। तो देख लो बच्चों फाइनली आपको ये 3 लॉन्ग आंसर प्रिपेयर करना है बच्चों, देख लो एकदम क्लियरली देख लो। लॉ ऑफ डिमांड यू हैव टू प्रिपेयर, प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज इन एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आप ये 3 क्वेश्चन प्रिपेयर अगर आप करते हैं ना बच्चों, तो आप डेफिनेटली आप 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे बोर्ड एग्जाम में, और जिसमें आपको 16 मार्क्स इजीली मिल जाएगा बच्चों, ठीक है बच्चों। ओके, तो आई होप कि मैंने सारे क्वेश्चंस को मैंने अच्छे से कवर किया। और हाँ बच्चों मैं आप लोगों से एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगा। जैसे सपोज़ करो मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस ले लेता हूँ, हाँ यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आपको पेपर को कैसे लिखना है बच्चों। सपोज़ करो बच्चों जब आपको आंसर पेपर मिला ना, आंसर शीट मिला ना बच्चों, तो आप क्या करिए, सबसे पहले ना जब स्टार्ट होगा आपका टाइम आंसर लिखने का, जब टाइम स्टार्ट होगा ना बच्चों, तो सबसे पहले ना आप क्वेश्चन नंबर 1 अटेंड करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 20 मार्क्स का, वो अटैम्प्ट करने के बाद आप डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइएगा बच्चों, ठीक है। मतलब आप जब पेपर लिखेंगे ना बच्चों, तो आप इस ऑर्डर में लिखिए, ठीक है। इकोनॉमिक्स का पेपर आप कभी भी इस ऑर्डर में लिखिए, फर्स्ट यू हैव टू राइट क्वेश्चन नंबर 1 एंड देयर आफ्टर यू हैव टू डायरेक्टली राइट क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, ओके। तो बच्चों आप डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर लिख लीजिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए, फिर क्वेश्चन नंबर 4, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, फिर 2, ठीक है बच्चों। तो आपको पेपर इस सीक्वेंस में लिखना, पूरा पेपर उल्टा लिखना है, ठीक है बच्चों। तो उल्टा का मतलब ये नहीं कि आंसर शीट के लास्ट वाले पेज से स्टार्ट करना है, ऐसा नहीं करना है बच्चों। आपको स्टार्ट कैसे करना है, पहले क्वेश्चन नंबर 1 आपने लिख लिया,
आंसर शीट में। उसके बाद डायरेक्टली आपका क्वेश्चन नंबर 6 आप सॉल्व कर डालो। ठीक है बच्चों। अच्छा, ऐसा क्यों करना चाहिए बच्चों, उसका रीज़न बता रहा हूँ। अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 पहले लिख लेते हो ना ऑब्जेक्टिव के बाद, तो क्वेश्चन नंबर 6 का वेटेज कितना पता है? क्वेश्चन नंबर 6 जो है लॉन्ग आंसर है ना बच्चों, तो इसका वेटेज है 16 मार्क्स। ठीक है। तो अगर आप 16 मार्क्स का क्वेश्चन पहले ही अटेम्प्ट कर लोगे ना बच्चों, ठीक है, तो आपका ना लोड थोड़ा सा कम हो जाएगा, आपका जो टेंशन है ना थोड़ा सा कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो है बच्चों, वो डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो आप अटेंड कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में आप एग्री डिसएग्री कर लीजिए। तो इस तरीके से जब आप बड़े बड़े क्वेश्चन पहले ही निपटा लेंगे ना बच्चों, तो आपके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर कम हो जाएगा और आप क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को आप लास्ट में भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो आई होप कि मतलब जो मैंने आपको पेपर लिखने का जो तरीका बताया वो आप लोगों को समझ में आया। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। और आप लोग मेरे अगले वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगला वीडियो जो मेरा होगा एग्री और डिसएग्री के ऊपर होगा, एग्री और डिसएग्री विथ रीज़न के ऊपर। ठीक है बच्चों। और एग्री डिसएग्री 12 मार्क्स के लिए आने वाला है, तो बिल्कुल भी अगले वीडियो को मेरे मिस मत करिएगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरा जो अगला वीडियो है वो जल्द से जल्द आपको मिल सके। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।